नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जुलाई 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जुलाई 2023 के लिए पार्ट नंबर 12 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, MS Excel 2016 में किसी संख्या को टेक्स्ट के रूप में मानने के लिए प्रतीक ब्लैंक को उस संख्या से पहले लगाया जाता है। MS Excel 2016 में किसी संख्या को मतलब नंबर को टेक्स्ट के रूप में मानने के लिए प्रतीक मतलब सिंबल ब्लैंक को उस संख्या से पहले लगाया जाता है। पहला क्वेश्चन MS Excel से पूछा गया है कि MS Excel में यदि हम किसी नंबर को, संख्या मतलब नंबर को टेक्स्ट के रूप में मानना चाहते हैं तो उस नंबर के पहले हमें कौन सा सिंबल लगाना होगा। यह क्वेश्चन MS Excel से पूछा गया है। MS Excel जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। MS Excel में हमें एक वर्कशीट दी जाती है। वर्कशीट जो वर्कशीट होती है यह मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम का कलेक्शन होती है। जब एक रो और कॉलम मिलता है, एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है तो एक सेल क्रिएट होता है। हम जो भी डेटा एक्सेल में फिल करते हैं वह सेल में फिल किया जाता है। सेल में यह जो बॉक्स बनता है इसे सेल कहा जाता है। सेल में हम नंबर भी भर सकते हैं, टेक्स्ट भर सकते हैं, डेट भर सकते हैं, टाइम भर सकते हैं, कई प्रकार का डेटा भर सकते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि हम सेल में कोई नंबर भरते हैं लेकिन उस नंबर को हमें टेक्स्ट मानना है, टेक्स्ट के रूप में नंबर को भरना है, तो नंबर के आगे कौन सा सिंबल लगाया जाता है। यदि आप MS Excel में कोई भी सेल में नंबर भरते हैं और उस नंबर को यदि आपको टेक्स्ट बनाना है, टेक्स्ट के रूप में भरना है, तो उसके लिए अपॉस्ट्रोफी या सिंगल कोट को लगाना होता है। सिंगल कोट को, अपॉस्ट्रोफी या सिंगल कोट को यदि हम नंबर के आगे लगा देते हैं तो उस नंबर को एक टेक्स्ट मान लिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। MS Excel में यदि किसी नंबर को टेक्स्ट बनाना होता है तो उस नंबर के आगे सिंगल कोट या अपॉस्ट्रोफी का सिंबल ऐड करना होता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह MS Excel सॉफ्टवेयर है। यदि हम MS Excel में किसी सेल में नंबर को भरते हैं तो नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट राइट होता है। आपको दो क्वेश्चन और तैयार करने हैं। नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? राइट। और यदि हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट राइट होता है। यदि हमें किसी नंबर को टेक्स्ट बनाना है तो हमें नंबर के पहले एक सिंगल कोट लगाना होता है, उसके बाद हम नंबर को टाइप करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने टाइप तो नंबर किया है लेकिन उसे टेक्स्ट माना गया है क्योंकि उसका अलाइनमेंट हो गया है लेफ्ट, नंबर का अलाइनमेंट तो राइट होता है। इसी प्रकार से यदि आप किसी सेल में 11 अंक से अधिक भरेंगे तो उस नंबर को एक्सेल साइंटिफिक वैल्यू में बदल देता है, साइंटिफिक वैल्यू में, क्योंकि एक्सेल के एक सेल में 11 अंक तक नॉर्मल दिखाए जाते हैं। जैसे ही आप 11 से अधिक अंक भरेंगे उस नंबर को एक साइंटिफिक वैल्यू में बदल दिया जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी आप नंबर के आगे सिंगल कोट लगा दें और आप जितना बड़ा भी नंबर लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अब आपको कंप्लीट नंबर शो किया जाएगा क्योंकि इस नंबर को टेक्स्ट में बदल दिया गया है। तो MS Excel में यदि हमें किसी नंबर को एक टेक्स्ट के रूप में फिल करना है तो नंबर के आगे सिंगल कोट या अपॉस्ट्रोफी का सिंबल ऐड करना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Word 2019 में चयनित पैराग्राफ के इंडेंट को बढ़ाने के लिए निम्न में से
किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड 2019 में सिलेक्टेड पैराग्राफ के इंडेंट को बढ़ाने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। एमएस वर्ड में यदि हमें पैराग्राफ के इंडेंट को इंक्रीज करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? हमने प्रीवियस वीडियोस में भी इंडेंट से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे हैं। यहां पर हमें एक और क्वेश्चन इंडेंट से संबंधित दिया गया है। इंडेंट होता क्या है? जब आप एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो, कोई फाइल बनाते हो, तो आपने देखा होगा टेक्स्ट को कंप्लीट पेज पर टाइप नहीं किया जाता है। टेक्स्ट के लेफ्ट में कुछ ब्लैंक एरिया होता है और राइट में कुछ ब्लैंक एरिया होता है। यह जो ब्लैंक एरिया होता है इसे कहा जाता है इंडेंट। टेक्स्ट के पहले और टेक्स्ट के बाद में जो ब्लैंक एरिया छोड़ा जाता है उसे कहा जाता है इंडेंट। एक होता है लेफ्ट इंडेंट, एक होता है राइट इंडेंट, इसी प्रकार से एक होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट जो कि पहली लाइन में गैप देता है, बाकी लाइन में गैप नहीं देता है। एक होता है हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट जिसमें फर्स्ट लाइन में इंडेंट नहीं होता है और बाकी सभी लाइन में इंडेंट होता है। यह इंडेंट जो है यह पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से संबंधित होता है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से संबंधित इंडेंट क्या होता है? टेक्स्ट के पहले और टेक्स्ट के बाद में छोड़ा गया जो ब्लैंक स्पेस होता है उसे इंडेंट कहा जाता है। इंडेंट चार प्रकार के होते हैं, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हमें सिलेक्टेड पैराग्राफ में इंडेंट को इंक्रीज करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? यहां पर आपको चार शॉर्टकट की तैयार करनी है। इंडेंट को बढ़ाने की या इंडेंट को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। Ctrl+M से इंडेंट को बढ़ाया जाता है या इंक्रीज किया जाता है, जबकि Ctrl+Shift+M से इंडेंट को घटा दिया जाता है, मतलब इंडेंट को डिक्रीज कर दिया जाता है। Ctrl+M इंडेंट को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की होती है, जबकि Ctrl+Shift+M इंडेंट को डिक्रीज करने की शॉर्टकट की होती है। आपसे पूछा जा सकता है हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होती है? हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+T। Ctrl+T से हैंगिंग इंडेंट को बढ़ाया जाता है और Ctrl+Shift+T से हैंगिंग इंडेंट को घटाया जाता है। नॉर्मल जो हमारा लेफ्ट इंडेंट होता है उसको इंक्रीज करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+M और डिक्रीज करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+M, जबकि हैंगिंग इंडेंट को बढ़ाने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+T और हैंगिंग इंडेंट को घटाने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+T। हम इन सभी शॉर्टकट की को एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। यहां पर हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। यदि हमें किसी पैराग्राफ में इंडेंट को बढ़ाना है तो होम टैब के अंतर्गत पैराग्राफ ग्रुप में एक ऑप्शन होता है इंक्रीज इंडेंट, जिससे हम इंडेंट को बढ़ा सकते हैं, और यहीं पर एक ऑप्शन होता है डिक्रीज इंडेंट, जिससे हम इंडेंट को घटा सकते हैं। इसी की हमसे शॉर्टकट की पूछी गई है। इंडेंट को बढ़ाने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। Ctrl+M से इंडेंट को इंक्रीज किया जाता है और Ctrl+Shift+M से इंडेंट को डिक्रीज किया जाता है। इसी प्रकार से हैंगिंग इंडेंट की एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+T। Ctrl+T से हैंगिंग इंडेंट को इंक्रीज किया जाता है और Ctrl+Shift+T से हैंगिंग इंडेंट को डिक्रीज किया जाता है। सभी प्रकार के इंडेंट पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में प्राप्त होते हैं। पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पर इंडेंटेशन दी जाती है। इंडेंटेशन एक होता है लेफ्ट इंडेंट, एक होता है राइट इंडेंट, और स्पेशल इंडेंट के अंतर्गत दो इंडेंट होते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। तो यहाँ पर हमने इंडेंट से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Ctrl+M इंडेंट को बढ़ाने की शॉर्टकट की होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडर एंड फुटर विकल्प एमएस वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से किस टैब में उपलब्ध है? हेडर एंड फुटर विकल्प एमएस वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से किस टैब में उपलब्ध है? एमएस वर्ड का एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो हेडर और फुटर ऑप्शन है यह एमएस वर्ड 2019 में किस टैब में उपलब्ध होता है। यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एमएस वर्ड 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है।
एमएस वर्ड के जो भी वर्जन हैं सभी वर्जन में जो हेडर फुटर ऑप्शन है वह एक ही टैब में प्राप्त होता है। आपको एमएस वर्ड के वर्जन में कंफ्यूज नहीं होना है। एमएस वर्ड के जो भी वर्जन हैं सभी वर्जन में मैक्सिमम ऑप्शन एक समान है, मैक्सिमम शॉर्टकट की एक समान है। आपको यहां पर इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने तो 2013 वर्जन चलाया, 2016 वर्जन चलाया, लेकिन क्वेश्चन तो 2019 वर्जन से पूछा गया है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम होते हैं, केवल कुछ ऑप्शन को ही अलग अलग वर्जन में चेंज किया गया है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हेडर एंड फुटर विकल्प एमएस वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से किस टैब में उपलब्ध है? हेडर फुटर होता क्या है? हेडर फुटर पेज के दो मार्जिन होते हैं, पेज के दो मार्जिन। जब आप एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाते हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो आपका टेक्स्ट पूरे पेज पर टाइप नहीं होता है। आपने जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाया होगा तो आपने देखा होगा पूरे पेज पर टेक्स्ट टाइप नहीं होता है। पेज के चारों साइड कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ा जाता है। यह ब्लैंक एरिया कहलाते हैं मार्जिन। यह होता है हमारा टॉप मार्जिन, यह होता है बॉटम मार्जिन, यह होता है लेफ्ट मार्जिन, यह होता है राइट मार्जिन। जो टॉप मार्जिन होता है इसे कहा जाता है हेडर, और जो हमारा बॉटम मार्जिन होता है इसे कहा जाता है फुटर। मतलब हेडर पेज के टॉप मार्जिन को कहा जाता है और फुटर पेज के बॉटम मार्जिन को कहा जाता है। हेडर और फुटर का यूज फाइल से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यदि हमें अपनी फाइल के प्रत्येक पेज पर पेज नंबर प्रिंट करना है, डेट प्रिंट करना है, टाइम प्रिंट करना है, फाइल का नाम प्रिंट करना है, तो हम हेडर फुटर का यूज करेंगे। हेडर होता है पेज का टॉप मार्जिन और फुटर होता है पेज का बॉटम मार्जिन। और जो हेडर फुटर विकल्प है यह इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है, इंसर्ट टैब में। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हेडर फुटर विकल्प एमएस वर्ड 2019 में इंसर्ट टैब में उपलब्ध होता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। यदि हम इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करें तो यहाँ पर हमें हेडर फुटर नाम का ऑप्शन दिया जाता है। एक ग्रुप होता है हेडर एंड फुटर, जिसमें हेडर होता है, फुटर होता है और पेज नंबर नाम का ऑप्शन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट टैब में हेडर फुटर विकल्प उपलब्ध है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के माध्यम से सामान या सुविधाओं की खरीद बिक्री को ब्लैंक कहते हैं। इंटरनेट के माध्यम से सामान या सुविधाओं की खरीद बिक्री को ब्लैंक कहते हैं। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जब इंटरनेट के माध्यम से किसी वस्तु या किसी सुविधा को खरीदा और बेचा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इंटरनेट के माध्यम से किसी वस्तु को और किसी सुविधा को, मतलब किसी सेवा को खरीदना और बेचना कहलाता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स, जब हम इंटरनेट के माध्यम से किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को खरीदते और बेचते हैं तो उसे कहा जाता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई कॉमर्स, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स के कई टाइप होते हैं, जैसे कि एक होता है B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, एक होता है B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, एक होता है C2B मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस और एक होता है C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यह सभी ई कॉमर्स के टाइप होते हैं। B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, C2B मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस और C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो इंटरनेट के माध्यम से सामान या सुविधाओं की खरीद बिक्री को ई कॉमर्स कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2019 में जब हम कोई टेक्स्ट या संख्या का चयन करते हैं और उसी समय कंट्रोल शिफ्ट प्लस साइन कुंजियां दबाते हैं तो क्या होगा? एमएस वर्ड 2019 में जब हम कोई टेक्स्ट या संख्या का चयन करते हैं, मतलब एमएस वर्ड में जब हम कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं या कोई नंबर सेलेक्ट करते हैं और उसी समय पर यदि हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस शॉर्टकट की दबाते हैं
तो क्या होगा। हमें एक शॉर्टकट की दी गई है और हमसे पूछा गया है इसका इफेक्ट क्या होगा, इससे प्रभाव क्या पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए है टेक्स्ट या संख्या सब स्क्रिप्ट में बदल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी है फॉन्ट आकार में छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है टेक्स्ट या संख्या सुपर स्क्रिप्ट में बदल जाएगी। और ऑप्शन नंबर डी है फॉन्ट आकार में बड़ा हो जाएगा। जब आप एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट या नंबर को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस को प्रेस करेंगे तो यह शॉर्टकट की होती है सुपर स्क्रिप्ट की। एमएस वर्ड में एक होता है सब स्क्रिप्ट मतलब टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लिखना। जैसे हमने लिखा है CO2 तो 2 को थोड़ा सा नीचे लिखा गया है, यह कहलाता है सब स्क्रिप्ट जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ इक्वल, कंट्रोल प्लस इक्वल सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है। और एक होता है सुपर स्क्रिप्ट मतलब टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर लिखना। जैसे कि हमने लिखा A² + B² तो जो स्क्वायर लगाया गया है इसे कहा जाता है सुपर स्क्रिप्ट जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल शिफ्ट प्लस सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है, जबकि कंट्रोल के साथ इक्वल सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है। सब स्क्रिप्ट में टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे लिखा जाता है और सुपर स्क्रिप्ट में टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर लिखा जाता है। तो जो कंट्रोल शिफ्ट प्लस शॉर्टकट की है वह सुपर स्क्रिप्ट की है और कंट्रोल के साथ इक्वल सब स्क्रिप्ट की है। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दोनों ही कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के फीचर होते हैं जो कि होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर प्राप्त होते हैं। इन दोनों को हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड के होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन होता है सब स्क्रिप्ट, एक ऑप्शन होता है सुपर स्क्रिप्ट। हम दोनों को प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। यदि हम यहां पर लिखते हैं CO2, अभी आप देखेंगे तीनों कैरेक्टर को एक ही लेवल पर लिखा गया है। हमने यहां से 2 को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ इक्वल को प्रेस किया तो आप देखेंगे 2 थोड़ा सा नीचे लिख गया है क्योंकि हमने उसे सब स्क्रिप्ट कर दिया है। इसी प्रकार से एक होता है सुपर स्क्रिप्ट में क्या होगा, जो टेक्स्ट सुपर स्क्रिप्ट किया जाएगा वह थोड़ा सा ऊपर लिख जाता है। जैसे हमने A2 लिखा है, हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो 2 हमने सेलेक्ट किया था वह सुपर स्क्रिप्ट हो गया है। यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस को प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट या संख्या सुपर स्क्रिप्ट में बदल जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा टैब टेबल टूल्स के तहत एमएस वर्ड 2016 में टेबल के लिए ग्रिड लाइंस, प्रॉपर्टीज आदि सहित विभिन्न सेटिंग्स प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा टैब टेबल टूल्स के तहत एमएस वर्ड 2016 में टेबल के लिए ग्रिड लाइन, प्रॉपर्टीज आदि सहित विभिन्न सेटिंग्स प्रदान करता है। एक और क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है कि यदि आप एमएस वर्ड 2016 में कोई टेबल बनाते हैं, टेबल टूल्स का यूज करते हैं, तो ऐसा कौन सा आपको टैब प्राप्त होता है जिसमें टेबल से संबंधित कई प्रकार की सेटिंग होती हैं। जब आप एमएस वर्ड में कोई भी टेबल बनाएंगे, टेबल क्या होती है, टेबल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। एमएस वर्ड में जब आप कोई टेबल बनाएंगे तो टेबल बनाने के बाद आपको ऐसा कौन सा टैब मिल जाता है जिसमें टेबल के लिए विभिन्न प्रकार की सेटिंग्स होती हैं, जैसे ग्रिड लाइंस, प्रॉपर्टीज, कई प्रकार की सेटिंग होती हैं। तो टेबल क्या होती है, टेबल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। एमएस वर्ड में टेबल को बनाने के लिए इंसर्ट टैब का यूज किया जाता है। आप इंसर्ट टैब से टेबल बना सकते हैं और जब टेबल बनती है तो टेबल में अधिकतम 63 कॉलम हो सकते हैं। एमएस वर्ड की टेबल में मैक्सिमम 63 कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं। रो तो कितनी भी हो सकती हैं, रो तो अनलिमिटेड हो सकती हैं, लेकिन कॉलम होते हैं केवल 63। जब टेबल बन जाती है और आप टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो आपको टेबल से संबंधित 2 नए टैब मिलते हैं। एक मिलता है डिजाइन टैब और एक मिलता है लेआउट टैब।
जब आप टेबल बना लेंगे और टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको दो नए टैब मिलते हैं, एक डिजाइन टैब और एक लेआउट टैब। लेआउट टैब में टेबल टूल्स से संबंधित कई प्रकार की सेटिंग होती हैं। टेबल बनाने के बाद टेबल को सिलेक्ट करने पर हमें एक लेआउट टैब प्राप्त होता है जिसमें टेबल से संबंधित कई प्रकार की सेटिंग्स होती हैं। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। एमएस वर्ड में यदि हमें टेबल बनाना है तो हम पहले इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर टेबल ग्रुप से टेबल को सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा एमएस वर्ड में टेबल बनकर तैयार हो गया। जब हम टेबल में कर्सर नहीं रखते हैं, टेबल को सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो हमें यहां पर 8 प्रकार के टैब दिखाए जाते हैं, 8 प्रकार के टैब। लेकिन जैसे ही हमारा कर्सर टेबल में जाता है या हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो दो नए टैब आ जाते हैं, एक टेबल का डिजाइन टैब और एक टेबल का लेआउट टैब। जो लेआउट टैब होता है इसमें टेबल से संबंधित कई प्रकार की सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि ग्रिड लाइंस, प्रॉपर्टीज, ड्रॉ टेबल, इरेजर, इंसर्ट, डिलीट, स्प्लिट, कई प्रकार की सेटिंग्स होती हैं। इसी का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। मतलब टेबल टूल्स के साथ जब हम वर्क करेंगे तो हमें एक नया टैब मिल जाता है, लेआउट टैब, जिसमें टेबल से संबंधित कई प्रकार की सेटिंग होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेआउट टैब। निम्नलिखित में से कौन सा टैब? लेआउट टैब टेबल टूल्स के तहत एमएस वर्ड 2016 में टेबल के लिए ग्रिड लाइन, प्रॉपर्टीज आदि सहित विभिन्न प्रकार की सेटिंग प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2016 में एक वैध डॉक्यूमेंट व्यूज विकल्प नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2016 में एक वैध डॉक्यूमेंट व्यूज विकल्प नहीं है? एक और क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है कि एमएस वर्ड में जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को व्यू करने के लिए, शो करने के लिए कई प्रकार के व्यू दिए गए हैं। सभी प्रकार के व्यू टैब में प्राप्त होते हैं। व्यू टैब में डॉक्यूमेंट को व्यू करने के जितने भी व्यू होते हैं वह सभी व्यू टैब में प्राप्त होते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2016 में एक वैलिड डॉक्यूमेंट व्यू ऑप्शन नहीं है? जब आप एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उसको अलग अलग तरीके से देखने के लिए कई प्रकार के डॉक्यूमेंट व्यू दिए गए हैं। सभी प्रकार के व्यू हमें व्यू टैब में प्राप्त होते हैं और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा एमएस वर्ड का वैलिड व्यू नहीं है? ड्राफ्ट व्यू तो होता है, रीड मोड भी होता है, वेब लेआउट भी होता है, लेकिन एमएस वर्ड में राइट मोड नहीं होता है। एमएस वर्ड में पेज के कई व्यू होते हैं, जैसे कि ड्राफ्ट मोड, रीड मोड, वेब लेआउट, आउटलाइन व्यू, और एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट व्यू। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जब हम एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं तो आप देख सकते हैं फाइल को शो करने के लिए हमें कई प्रकार के व्यू दिए जाते हैं। सभी व्यू टैब में प्राप्त होते हैं। यहाँ पर टोटल 5 प्रकार के व्यू होते हैं, रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट। लेकिन यहाँ पर राइट मोड नहीं होता है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? वह होता है प्रिंट लेआउट व्यू। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट व्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राइट मोड। राइट मोड एमएस वर्ड का एक डॉक्यूमेंट व्यू नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक स्क्रीन बैकग्राउंड और विंडो का मुख्य क्षेत्र है जहां आप फाइलों और कार्यक्रमों को खोल तथा प्रतिबंधित कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ब्लैंक स्क्रीन बैकग्राउंड और विंडो का मुख्य क्षेत्र है जहां आप फाइलों और कार्यक्रम मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन को खोल तथा प्रतिबंधित मतलब कि रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं।
आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैंक स्क्रीन बैकग्राउंड, यहां पर एक शब्द आ रहा है स्क्रीन बैकग्राउंड, और विंडो का मुख्य क्षेत्र है, मतलब मेन एरिया है, जहां आप फाइल और एप्लीकेशंस को खोल सकते हैं और उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? आइकन। ऑप्शन नंबर बी क्या है? डेस्कटॉप। ऑप्शन नंबर सी क्या है? एप्लीकेशन विंडो। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? स्क्रीन सेवर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है? जब कंप्यूटर सिस्टम ऑन हो जाता है और हमें जो पहली स्क्रीन दिखाई जाती है वह कहलाती है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर ही तो हमारे कंप्यूटर का बैकग्राउंड शो होता है, बैकग्राउंड मतलब वॉलपेपर। डेस्कटॉप पर ही आइकन होते हैं, डेस्कटॉप पर ही टास्क बार होता है, स्टार्ट बटन होता है, और जब भी हम कोई फाइल खोलते हैं या कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो वह डेस्कटॉप पर ओपन होकर आ जाता है, जहां से हम एप्लीकेशन को ओपन भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने के बाद शो होने वाली स्क्रीन होती है, जिस पर आइकन होते हैं, वॉलपेपर होते हैं, टास्क बार होता है, स्टार्ट बटन होता है, जहां से हम किसी फाइल या फोल्डर को, किसी सॉफ्टवेयर को ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेस्कटॉप। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एक टाइपराइटर डिवाइस की तरह है जिसका उपयोग किसी कंप्यूटर प्रणाली में अक्षर, अंक और कमांड टाइप करने के लिए किया जाता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैंक एक टाइपराइटर डिवाइस की तरह है। टाइपराइटर डिवाइस मतलब जैसे एक टाइपिंग मशीन होती है जिससे टाइपिंग की जाती है, जिसका उपयोग किसी कंप्यूटर प्रणाली में मतलब कंप्यूटर सिस्टम में अक्षर, अंक और कमांड टाइप करने के लिए किया जाता है। यह क्वेश्चन इनपुट डिवाइस से संबंधित है। इनपुट डिवाइस से हमसे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो टाइपराइटर के जैसी है और जिसका उपयोग अंकों को, नंबर को, डिजिट को, कैरेक्टर को और कमांड को टाइप करने के लिए किया जाता है। वह होती है इनपुट डिवाइस, जो कि है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक टाइपराइटर के जैसी डिवाइस होती है जिससे हम अक्षर, अंक और कमांड को टाइप कर सकते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है जिसका यूज कई प्रकार के डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। यहां पर माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है और MICR भी एक इनपुट डिवाइस है। MICR का फुल फॉर्म आपको याद करना है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR का फुल फॉर्म होता है। MICR एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज बैंकिंग सिस्टम में किया जाता है। बैंकिंग सिस्टम में जो चेक नंबर होता है, चेक नंबर को स्कैन करने के लिए MICR इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कीबोर्ड एक टाइपराइटर डिवाइस है जिससे हम अक्षर, अंक और कमांड को टाइप कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी भाषा में डिवीजन अर्थमेटिक ऑपरेटर ब्लैंक द्वारा दर्शाया जाता है। सी भाषा में डिवीजन अर्थमेटिक ऑपरेटर ब्लैंक द्वारा दर्शाया जाता है। यह क्वेश्चन सी लैंग्वेज से पूछा गया है कि सी लैंग्वेज में जो डिवीजन होता है वह कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर द्वारा दर्शाया जाता है। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर बनाने में, डिवाइस ड्राइवर बनाने में किया जाता है। सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर या डिवाइस ड्राइवर बनाए जाते हैं। सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि हमें सी लैंग्वेज में डिवीजन करना है, डिवीजन भाग देना है, तो कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज किया जाएगा। सी लैंग्वेज में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या कंप्यूटर में डिवीजन करने के लिए, भाग देने के लिए फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया जाता है। फॉरवर्ड स्लैश का भाग देने के लिए, डिवीजन करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया जाता है और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, गुणा करने के लिए स्टार या एस्ट्रिक का यूज किया जाता है। स्टार या एस्ट्रिक से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, गुणा निकाला जाता है, जबकि फॉरवर्ड स्लैश से डिवीजन या भाग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी भाषा में डिवीजन अर्थमेटिक ऑपरेटर फॉरवर्ड स्लैश द्वारा दर्शाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट मतलब उसको बनाने के लिए, एडिट मतलब संपादित करने के लिए, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट मतलब बनाना, एडिट करना मतलब सुधारना, फॉर्मेट करना, स्टोर करना और रिट्रीव करना, रिट्रीव मतलब जानकारी को प्राप्त करना, और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द ब्लैंक है। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि हमें एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाना है, उसको एडिट करना है, उसको फॉर्मेट करना है, स्टोर करना है, रिट्रीव करना है और प्रिंट करना है, तो इन सब कामों को मिलाकर एक शब्द क्या हो सकता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हमें डॉक्यूमेंट को बनाने की, एडिट करने की, स्टोर करने की, फॉर्मेट करने की, रिट्रीव करने की और प्रिंट करने की सुविधा देता है, वह सॉफ्टवेयर कौन सा कहलाता है? ऐसे सॉफ्टवेयर को बोला जाता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि डॉक्यूमेंट को बनाकर उसमें टेक्स्ट टाइप करने की, एडिट करने की, फॉर्मेट करने की, स्टोर करने की, रिट्रीव करने की और प्रिंट करने की सुविधा देता है। वह सॉफ्टवेयर कहलाता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड पैड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि टेक्स्ट को टाइप करने की, एडिट करने की, फॉर्मेट करने की सुविधा प्रदान करते हैं। जो हमारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं वह तो डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करते हैं। वेब डिजाइनिंग के द्वारा वेबसाइट को बनाया जाता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा डेटाबेस को बनाया जाता है और उसको मैनेज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि डॉक्यूमेंट को बनाने की, टेक्स्ट को टाइप करने की, एडिट करने की, फॉर्मेट करने की, स्टोर और रिट्रीव करने की सुविधा प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा या कौन से कंप्यूटर का मूलभूत कार्य है? इनमें से कौन सा या कौन से कंप्यूटर का मूलभूत कार्य है? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन क्या हैं? कंप्यूटर के मूलभूत कार्य क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए है केवल इनपुट स्वीकार करना, केवल इनपुट स्वीकार करना। क्या कंप्यूटर सिस्टम केवल इनपुट को एक्सेप्ट करता है? ऑप्शन नंबर बी है केवल आउटपुट प्रदान करना, केवल आउटपुट प्रदान करना। तो क्या कंप्यूटर सिस्टम केवल आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है? ऑप्शन नंबर सी है केवल डेटा को स्टोर करना। तो क्या कंप्यूटर सिस्टम केवल डेटा को स्टोर करता है? और ऑप्शन नंबर डी है इनपुट स्वीकार करना, डेटा प्रोसेस करना और डेटा स्टोर करना। मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम है यह तीनों काम करता है, तीनों काम। कंप्यूटर सिस्टम यूजर से डेटा को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है, उस डेटा की प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद आपको आउटपुट भी देता है, फिर उस आउटपुट को स्टोर भी करता है। मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हम कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को इनपुट करते हैं, जो डेटा हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम उसकी प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आउटपुट देता है, मतलब रिजल्ट देता है और रिजल्ट को हम स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी। जो कंप्यूटर सिस्टम है वह इनपुट को एक्सेप्ट करता है, डेटा की प्रोसेसिंग करता है और डेटा को स्टोर भी करता है और हमें आउटपुट भी प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनपुट स्वीकार करना, डेटा को प्रोसेस करना और डेटा को स्टोर करना। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स में जानकारी व्यवस्थित करने के लिए उपयोग की जाने वाली बेसिक यूनिट को क्या कहा जाता है? यूनिक्स में जानकारी व्यवस्थित करने के लिए उपयोग की जाने वाली बेसिक यूनिट को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम से यूनिक्स क्या है? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वह यूनिक्स पर ही बेस्ड है।
लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही बेस्ड है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है यूनिक्स में जानकारी व्यवस्थित करने के लिए उपयोग की जाने वाली बेसिक यूनिट को क्या कहा जाता है। जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए, जानकारी को स्टोर करने के लिए हम फाइल का यूज करते हैं। फाइल का यहां पर यूनिक्स की जगह लाइनेक्स भी हो सकता है, विंडोज भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में, सभी प्रकार के कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए फाइल का उपयोग किया जाता है। फाइल का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यूनिक्स में जानकारी व्यवस्थित करने के लिए उपयोग की जाने वाली बेसिक यूनिट फाइल कहलाती है। और बहुत सारी फाइल को व्यवस्थित करने के लिए हम फोल्डर का यूज करते हैं जिसे डायरेक्टरी भी कहा जाता है। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। फोल्डर का यूज फाइल्स को मैनेज करने के लिए किया जाता है और फाइल का यूज इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसबी फ्लैश ड्राइव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव होती है उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव क्या होती है? यूएसबी फ्लैश ड्राइव मतलब पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को कहा जाता है यूएसबी फ्लैश ड्राइव। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का फुल फॉर्म होता है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव मतलब पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी जो कि डेटा को परमानेंट स्टोर करती है। और पेन ड्राइव को फ्लैश मेमोरी या फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। पेन ड्राइव को थंब ड्राइव भी कहा जाता है। थंब ड्राइव जो कि एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है। पोर्टेबल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। आपसे पूछा गया है यूएसबी फ्लैश ड्राइव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसमें लेखन सुरक्षा मतलब राइट प्रोटेक्शन तंत्र है। जो पेन ड्राइव होती है इसमें लेखन सुरक्षा तंत्र है मतलब राइट प्रोटेक्शन सिस्टम है। क्या पेन ड्राइव में ऐसा होता है कि आप डेटा को राइट ना कर पाए मतलब नया डेटा स्टोर ना कर पाए। डेटा को स्टोर करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है? राइट। तो क्या पेन ड्राइव में ऐसा होता है कि आप डेटा को राइट ना कर पाए? ऐसा तो नहीं होता। पेन ड्राइव में हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। मतलब पहला स्टेटमेंट ही गलत है। जो पेन ड्राइव है उसमें हम नए डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं और पुराने डेटा को प्राप्त मतलब रीड भी कर सकते हैं। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है। पेन ड्राइव में ऐसा नहीं होता कि हम डेटा को राइट ना कर पाएं। पेन ड्राइव से डेटा को रीड भी कर सकते हैं और डेटा को राइट भी कर सकते हैं। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है। यहां पर आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा गया है? यह विभिन्न आकारों में उपलब्ध है। तो सही बात है, पेन ड्राइव कई प्रकार की साइज में, कई प्रकार के शेप में उपलब्ध होती है। यह तो सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? यह विभिन्न प्रकार की संग्रहण क्षमता में उपलब्ध है। यह भी सही है। पेन ड्राइव जब आप खरीदते हो तो अलग अलग कैपेसिटी में आती है, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB। यह भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? यह एक बाह्य उपकरण है। बाह्य उपकरण है मतलब एक्सटर्नल डिवाइस है। एक्सटर्नल डिवाइस होती है पेन ड्राइव क्योंकि इसको हम कंप्यूटर में बाहर से कनेक्ट करते हैं। तो यह भी सही है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें लेखन सुरक्षा तंत्र है मतलब राइट प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। पेन ड्राइव में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। पेन ड्राइव से हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं और पेन ड्राइव में हम डेटा को राइट भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिक टैबलेट को इस नाम से भी जाना जाता है। ग्राफिक टैबलेट को इस नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन सीपीसीटी के कई पेपर में पूछा गया है।
ग्राफिक टैबलेट का एक क्वेश्चन सीपीसीटी के कई पेपर में पूछा गया है। आपने भी देखा होगा हमारी प्रीवियस वीडियोस में इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि ग्राफिक टैबलेट को और किस नाम से जाना जाता है या ग्राफिक टैबलेट को इस नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन कई बार सीपीसीटी में पूछा गया है। ग्राफिक टैबलेट होता क्या है? ग्राफिक टैबलेट एक इनपुट डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस जिसके साथ हमें एक सरफेस दिया जाता है, एक स्क्रीन दी जाती है और इसके साथ एक पेन होता है। इस पेन को कहा जाता है स्टाइलस। इस पेन को कहा जाता है स्टाइलस। जब हम पेन को स्क्रीन पर मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, तो इससे हम स्क्रीन पर कोई ड्राइंग बना सकते हैं, किसी चीज को लिख सकते हैं। अभी हम आपको यह सभी जो ड्राइंग करके दिखा रहे हैं, यह जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, यह भी हम ग्राफिक टैबलेट के माध्यम से ही कर रहे हैं। ग्राफिक टैबलेट एक इनपुट डिवाइस है जिसमें हमें एक स्क्रीन या एक सरफेस दिया जाता है जिसके साथ एक पेन होता है जिसे स्टाइलस कहा जाता है। जब हम पेन को स्क्रीन पर मूव करते हैं तो उसके द्वारा स्क्रीन पर हम कुछ लिख सकते हैं या कोई शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफिक टैबलेट को पेन टैबलेट भी कहा जाता है, डिजिटल टैबलेट भी कहा जाता है, डिजिटाइजर टैबलेट भी कहा जाता है। डिजिटाइजर टैबलेट, पेन टैबलेट, ग्राफिक टैबलेट, यह सभी एक ही डिवाइस को कहा जाता है। मतलब ग्राफिक्स टैबलेट को डिजिटल टैबलेट, डिजिटाइजर टैबलेट और पेन टैबलेट भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ग्राफिक टैबलेट को पेन टैबलेट नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग चौड़ाई वाली लाइनों से युक्त कोड या कंप्यूटर पठनीय लाइनों के बीच स्पेसिंग को ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। अलग अलग चौड़ाई वाली लाइनों से युक्त कोड या कंप्यूटर पठनीय लाइनों के बीच स्पेसिंग को ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अलग अलग विड्थ की, अलग अलग चौड़ाई की लाइनें होती हैं जिसमें कुछ कोड होता है जिसको कंप्यूटर पढ़ सकता है, कंप्यूटर रीड कर सकता है, उनके बीच में कुछ स्पेस भी होता है, उसे क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट पर, कुछ वस्तुओं पर इस प्रकार की कुछ लाइंस बनी होती हैं जिनकी अलग अलग विड्थ या चौड़ाई होती हैं और इनके नीचे कुछ नंबर भी लिखे होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है बारकोड। बारकोड आपने देखा होगा किसी प्रोडक्ट या किसी वस्तु पर अलग अलग चौड़ाई की कुछ लाइनें बनी होती हैं जिनके नीचे कुछ नंबर भी लिखे होते हैं। इस कोड को कहा जाता है बारकोड। बारकोड, यह बारकोड क्या होता है? यह बारकोड उस प्रोडक्ट से संबंधित इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। जिस प्रोडक्ट पर यह बारकोड प्रिंट होता है उस प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी को स्टोर करने के लिए बारकोड का यूज किया जाता है। बारकोड कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं जो किसी प्रोडक्ट से संबंधित इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वह वर्टिकल लाइंस जो किसी प्रोडक्ट से संबंधित इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है बारकोड। बारकोड कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं जो किसी प्रोडक्ट से संबंधित इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं और बारकोड को स्कैन करने के लिए OBR का यूज किया जाता है। OBR का, ऑप्टिकल बारकोड रीडर का। OBR के द्वारा बारकोड को रीड या स्कैन किया जाता है। OBR एक इनपुट डिवाइस होती है जिसके द्वारा बारकोड को स्कैन किया जाता है। OBR एक इनपुट डिवाइस है जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल बारकोड रीडर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब बारकोड। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अलग अलग चौड़ाई वाली लाइनों से युक्त कोड या कंप्यूटर रीडेबल लाइंस के बीच के स्पेसिंग को बारकोड के रूप में भी जाना जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में निम्न में से किस मेन्यू का उपयोग करके मेल मर्ज प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है? MS वर्ड 2016 में निम्न में से किस मेन्यू का उपयोग करके मेल मर्ज प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है? यह क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है। MS वर्ड 2016 में आप किस मेन्यू के द्वारा या किस टैब के द्वारा मेल मर्ज की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं?
मेल मर्ज जो कि एमएस वर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। मेल मर्ज के द्वारा एक सिंगल डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी क्रिएट की जा सकती हैं। मेल मर्ज एक ऐसा फीचर है जो सिंगल डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी क्रिएट करने की सुविधा देता है। जब हमें एक ही प्रकार की जानकारी कई लोगों को भेजनी होती है तब हम मेल मर्ज का यूज करते हैं। मेल मर्ज के द्वारा एक समान जानकारी को मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर किया जा सकता है। मेल मर्ज के द्वारा हम लेटर बना सकते हैं, लेबल बना सकते हैं और एनवलप भी बना सकते हैं। एनवलप जो मेल मर्ज ऑप्शन है इसके द्वारा लेटर, लेबल और एनवलप क्रिएट किए जाते हैं और मेल मर्ज ऑप्शन हमें मेलिंग स्टेप में प्राप्त होता है। मेलिंग स्टेप में एमएस वर्ड का एक मेलिंग स्टेप होता है जहां से मेल मर्ज की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। मेल मर्ज के द्वारा लेटर, लेबल और एनवलप क्रिएट किए जाते हैं। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड का एक मेलिंग स्टेप होता है जहां से हम स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन के द्वारा लेटर, एनवलप, लेबल क्रिएट कर सकते हैं और कुछ ऑप्शन हमें डायरेक्ट रिबन में भी दिए जाते हैं जैसे कि एनवलप्स, लेबल। यहां से भी हम एनवलप और लेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेलिंग स्टेप के द्वारा मेल मर्ज की प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले पेपर को क्या कहते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले पेपर को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले पेपर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कंटिन्यूअस फॉर्म पेपर, ऑप्शन नंबर बी है डॉटेड पेपर, ऑप्शन नंबर सी है सेपरेटेड प्लेन पेपर और ऑप्शन नंबर डी है बॉन्ड पेपर। बॉन्ड पेपर यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। हार्ड कॉपी आउटपुट क्वेश्चन पूछा गया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो कि प्रिंटिंग करते समय हाई साउंड करता है, हाई साउंड को जनरेट करता है, आवाज अधिक करता है और इस प्रिंटर की क्वालिटी लो होती है, लो क्वालिटी का आउटपुट देता है। इस प्रिंटर की स्पीड स्लो होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज बैंक में, रेलवे में, अलग अलग डिपार्टमेंट में किया जाता है। आपने देखा होगा जब हम बैंक में ड्राफ्ट बनवाने जाते हैं, डीडी बनवाने जाते हैं, तो जब ड्राफ्ट को प्रिंट किया जाता है तो साउंड अधिक होता है, वह इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। जब हम रेलवे में टिकट लेने जाते हैं, जब टिकट प्रिंट होती है वहां पर हाई साउंड करता है प्रिंटर, वह भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। और इम्पैक्ट प्रिंटर में कंटिन्यूअस फॉर्म पेपर का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से वे इंटरनल फॉन्ट या बिल्ट इन फॉन्ट हैं जो एक प्रिंटर के हार्डवेयर में निर्मित होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से वे इंटरनल फॉन्ट या बिल्ट इन फॉन्ट हैं जो एक प्रिंटर के हार्डवेयर में निर्मित होते हैं? यह क्वेश्चन भी प्रिंटर से संबंधित है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से वे इंटरनल फॉन्ट हैं, इंटरनल मतलब आंतरिक, या बिल्ट इन फॉन्ट हैं मतलब जो पहले से बनाकर दिए जाते हैं, जो एक प्रिंटर के हार्डवेयर में निर्मित होते हैं। प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट का यूज किसी टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल में शो करने के लिए किया जाता है। आपने कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के फॉन्ट यूज करे होंगे जैसे कि एरियल फॉन्ट, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट, कृतिदेव फॉन्ट, कुंडली फॉन्ट। फॉन्ट का काम क्या होता है? टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल में शो करना। ये होते हैं फॉन्ट जो कि टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल में शो करते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कौन से फॉन्ट होते हैं जो इंटरनल फॉन्ट के रूप में या बिल्ट इन फॉन्ट के रूप में प्रिंटर के हार्डवेयर में पहले से स्टोर कर दिए जाते हैं। मतलब जब कंपनी प्रिंटर को बनाती है तो उसमें कुछ फॉन्ट पहले से स्टोर कर देती है,
उन फॉन्ट को क्या कहा जाता है? उन फॉन्ट को कहा जाता है रेसिडेंट फॉन्ट्स। रेसिडेंस फॉन्ट्स। प्रिंटर के अंदर जो इंटरनल फॉन्ट होते हैं या बिल्ट इन फॉन्ट होते हैं वह कौन से फॉन्ट कहलाते हैं? रेसिडेंट फॉन्ट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जब कोई कंपनी प्रिंटर को बनाती है तो उसमें कुछ पहले से फॉन्ट स्टोर कर दिए जाते हैं, उन फॉन्ट को कहा जाता है रेसिडेंट फॉन्ट्स। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर आपके डॉक्यूमेंट का मुद्रण नहीं कर रहा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। प्रिंटर आपके डॉक्यूमेंट का मुद्रण नहीं कर रहा है, मतलब प्रिंटर आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंट नहीं कर रहा है। निम्न में से क्या इसका कारण नहीं हो सकता है? कोई प्रिंटर आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंट नहीं कर रहा है, निम्न में से इसका कारण नहीं हो सकता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको यहां पर यह बताना है कि यदि आपका प्रिंटर प्रिंटिंग नहीं कर रहा है तो दिए गए ऑप्शन में से क्या उसका कारण नहीं हो सकता। मतलब 3 कारण हो सकते हैं और एक कारण नहीं हो सकता। कोई प्रिंटर है वो आपकी फाइल को प्रिंट नहीं कर रहा, तो उसका कारण क्या हो सकता ये नहीं बताना है, यह बताना है कि कारण क्या नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए क्या है? उसमें बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही हो। सही बात है, यदि प्रिंटर प्रिंटिंग नहीं कर रहा है तो हो सकता प्रिंटर ऑन ही ना हो, प्रिंटर को पावर ना मिल रहा हो, तो यह तो कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? प्रिंटर कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं है, यह भी कारण हो सकता है। आप प्रिंट दे रहे हो लेकिन प्रिंट आउट नहीं निकल रहा, तो हो सकता आपका प्रिंटर कंप्यूटर से कनेक्ट ही ना हो। और ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत प्रिंटर से प्रिंटिंग की जा रही हो, यह भी हो सकता है। आपके प्रिंटर से जो प्रिंटर कनेक्ट है आपने वो प्रिंटर सेलेक्ट ही ना किया हो और जो प्रिंटर अभी कनेक्ट नहीं है आप उससे प्रिंट आउट निकाल रहे हो, तो यह तीनों तो इसके कारण हो सकते हैं। मतलब यह हमारा आंसर नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डीएनएस पहुंच योग्य नहीं है। डीएनएस पहुंच योग्य नहीं है, इसका प्रिंटर से लेना देना नहीं है। डीएनएस तो एक कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक है। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, यह तो कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है, मतलब यह प्रिंटर से संबंधित नहीं है। तो यदि आपका प्रिंटर प्रिंटिंग नहीं कर रहा है तो उसका कारण यह नहीं हो सकता है कि डीएनएस पहुंच योग्य नहीं है। बाकी 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं वो प्रिंटिंग ना होने के कारण हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी उसका कारण नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।